Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We will be revising the complete concepts of the chapter along with MCQ discussion. And better topic for this lecture is haloalkanes and haloarenes. So let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to this channel so that you can get more videos on MCQs. It will help in revising the topic thoroughly. All right? तो बेटा इस चैप्टर में इन प्रीवियस लेक्चर्स आपने क्या क्या सीख लिया है अभी तक, उसके अंदर प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, आई मीन टू से कि आपको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाना है, एल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाना है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस जैसे कि फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस आपको आने चाहिए। एलिलिक सब्स्टिट्यूशन मेन रिएक्शन है, उसके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे अरेंज करते हैं, डेंसिटी किसकी हाई किसकी लो, एंड डायपोल मूवमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब आपने अल्काइल हैलाइड के अंडर पढ़ लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उनकी डिटेल, उनके मैकेनिज्म्स लाइक SN1 एंड SN2। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स में भी बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन भी आए जैसे कि सैंडमियर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, यू हैव लर्नड बाल्स-शीमन एंड वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग एंड देन फिटिग रिएक्शन, अल्मन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये सारा डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो था फॉर alkyl halides. Now in this video we have a focus on NCERT exemplar questions of aryl halides. So let's start with the question number 1. So first question देखो बेटा स्क्रीन पे। Question number 1 is identify the compound Y in the following reaction. आपके पास ये रिएक्शन दिया है, आपको Y आइडेंटिफाई करना है एंड द स्टार्टिंग मटेरियल इज एनिलीन। एनिलीन के ऊपर जब हम NaNO2HCl डालते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये जो भी बना है इट इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इट इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर फिर फर्दर Cu2Cl2 ऐड करना है एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज Y, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टू राइट द रिएक्शंस। वी विल स्टार्ट विद एनिलीन। तो ये रिएक्शन पहले भी आया है, आपने पहले भी देखा है। दिस इज बेटा डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारा जो पहला स्टेप, इसको डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। डाईएजोटाइजेशन का मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, जब आप NaNO2 एंड HCl डालते हो, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज मेंटेन फ्रॉम 0 डिग्री टू 5 डिग्री। अबव 5 डिग्री डाइजोनियम क्लोराइड्स स्टेबल नहीं होते हैं। तो हमारा ये रिएक्शन तो क्वेश्चन में गिवन ही था। 0 to 5 मीन्स 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में Cu2Cl2 ऐड करना है। So we will be adding Cu2Cl2. This is copper 1 chloride. Copper 1 chloride डालने से क्या प्रोडक्ट बनता है, इट इज क्लोरोबेंजीन प्लस N2. Got it? So सैंडमियर रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड एज सैंडमियर रिएक्शन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एराइल हैलाइड्स के अंदर बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज क्लोरोबेंजीन। सो सैंडमियर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन बनती है। रिएक्शन आप फिर से देखो, Cu2Cl2 ऐड करते हैं, सो आंसर बनता है ऑप्शन ए। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, सेकेंड क्वेश्चन ऑन एराइल हैलाइड्स। देखिए, टॉल्यूइन रिएक्ट्स विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड टू गिव ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड्स। द रिएक्शन इज, क्या रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम बेटा पहले रिएक्शन लिखेंगे। क्वेश्चन ने क्या दिया, स्टार्टिंग मटेरियल टॉल्यूइन, मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड एज टॉल्यूइन, ठीक है।
तो ये जो टॉल्यूइन है इसको क्लोरीन से रिएक्ट करना है और आपको आयरन 3 क्लोराइड दिया है, टॉल्यूइन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, आयरन 3 क्लोराइड इज FeCl3। तो प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा पे क्यों लगता है ये रीजन बताना है। CH3 is given to you and chlorine is attached at ortho position as well as at para position, but why only on ortho and para? देखिए CH3 के अंदर कौन कौन से इफेक्ट होते हैं वो देखेंगे। मिथाइल ग्रुप बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है थ्रू प्लस साई। मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, आप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकते हो, एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है थ्रू प्लस आई एज वेल एज थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में ये अपना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स बेटा रिंग को दे देगा। एज अ रिजल्ट रिंग विल बिकम रिच इन इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा मैकेनिज्म देखो पहले, फिर आप अपनी ऑप्शन में से चूज कर पाओगे। यू आर गिवन टॉल्यूइन, तो टॉल्यूइन में CH3 जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो हमारी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच बन जाती है। एज अ रिजल्ट नेगेटिव चार्ज विल अपीयर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। CH3 का जो 3 हाइड्रोजन्स थे उनमें से एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा और वो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। एज अ रिजल्ट रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। तो हमारे पास ये कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर डबल बॉन्ड बन रहा है एंड 1 हाइड्रोजन इज विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन, और दो डबल बॉन्ड इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। एज अ रिजल्ट फिर बेंजीन के अंदर का जो डबल बॉन्ड था वो मूव करता है, नेगेटिव चार्ज आएगा एट ऑर्थो पोजीशन। अब जहां नेगेटिव चार्ज आ गया वहां Cl आके अटैच होगा। अभी आगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो। इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ये सिचुएशन है कि आप नेगेटिव चार्ज को मूव करोगे और फिर पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड ऑर्थो एंड पैरा के अंदर ही नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। ओवरऑल रिंग बिकम्स रिच इन इलेक्ट्रॉन बट नेगेटिव चार्ज गेट्स accumulated at ortho position as well as at the para position. Got it? ऊपर आपके पास हाइड्रोजन्स थे एंड यू वर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो जो कि अब पैरा पे पहुंच गया। इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर हम मूवमेंट दिखाएंगे, नेगेटिव चार्ज को मूव करेंगे तो नेक्स्ट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे ऑन द नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन। As a result, negative charge on the ortho position, double bond on these two positions, and we have carbon, 1 hydrogen is without any bond with carbon, वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ अटैच रहता है, वो H+. As a result, you can see in the next structure, नेगेटिव चार्ज वापस और ये डबल बॉन्ड वापस होके CH3 बन गया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से शुरू हुआ था, फिर ये रेजोनेंस हो गया। अब आप सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को फिर से देखो, क्या आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज गेट्स accumulated एट ऑर्थो पोजीशन एज वेल एज एट दी पैरा पोजीशन। कहने का मतलब ये जो कार्बन आयन है वो स्टेबल है। कहां कहां पे स्टेबल हो रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। सो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां नेगेटिव चार्ज है वहां Cl+ आएगा। Cl+ को कैसे जनरेट कराना है आप इस तरह से शो करते हो। प्रीवियस वीडियो में एराइल हैलाइड में ये पहले भी बताया था, Cl2 FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा? FeCl4 नेगेटिव एंड Cl+। ये जो क्लोरोनियम आयन है Cl+, इट इज कॉल्ड एज क्लोरोनियम आयन। इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेंजीन रिंग पे जाता है और बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे है, तो ये ऑर्थो पैरा पे अटैच हो जाता है। तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल कौन था? Cl+। वो कैसे जनरेट हुआ? क्योंकि Fe आयरन 3 क्लोराइड डाला था। अगर आयरन 3 क्लोराइड नहीं है, अकेला क्लोरीन डालोगे प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल Cl+ एंड सब्स्टिट्यूशन किसका किया? H का। एक H हमने हटा दिया, हमारा जो फाइनल आंसर आता है उसमें आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। नेट रिएक्शन बेटा ये बनेगा, CH3 is treated with chlorine in presence of FeCl3 and the product will be, you will have a
क्लोरीन अटैच्ड एट द ऑर्थो पोजीशन एज वेल एज एट द पैरा पोजीशन। कहने का मतलब जहां पे क्लोरीन लगाई पहले वहां हाइड्रोजन थी, वो हाइड्रोजन हटा दिया और क्लोरीन लगा दिया। एज अ रिजल्ट आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आंसर बनता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट किया एक हाइड्रोजन को। गॉट इट? सो आंसर इज बी ऑप्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं एरोमेटिक रिंग्स के, बट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने के लिए हमें कोई लुईस एसिड चाहिए। वो एनहाइड्रस AlCl3 भी हो सकता है, वो फेरिक क्लोराइड भी हो सकता है। इन दिस वे वी कैन रीच टू अवर आंसर। एडिशन नहीं होता है बेंजीन में और टॉल्यूइन में, कभी एडिशन नहीं होता अनलेस कि आप कोई विग्रस कंडीशन दो। ऑर्डिनरी सिचुएशन में वहां पे एडिशन नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना बेंजीन पे। कमिंग टू द नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। देखिए बेटा यहाँ पे कुछ 4 स्ट्रक्चर दिए, सब एरोमेटिक। बेंजीन इज गिवन, देन क्लोरोबेंजीन एंड देन 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन एंड देन 1 and 3 पे ब्रोमीन एंड क्लोरीन लगा दिए हैं। आपके पास कहने का मतलब यहां तो थर्ड स्ट्रक्चर में 2 हेलोजन है, फोर्थ स्ट्रक्चर में भी 2 हेलोजन है, सेकंड में सिर्फ 1 हेलोजन, फर्स्ट में एक भी हेलोजन नहीं है। सो कैन आई से डेंसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। जितना मॉलिक्यूलर मास हाई होगा उतना डेंसिटी हाई होगी। एज अ रिजल्ट फोर्थ कंपाउंड हैज हाईएस्ट डेंसिटी। फोर्थ का डेंसिटी हाईएस्ट आएगा। क्यों हाईएस्ट आएगा? क्योंकि फोर्थ का मोलर मास ज्यादा है, उस पर ब्रोमीन भी लगी है, क्लोरीन भी लगी है। अदरवाइज बाकी सब में बेंजीन रिंग है, कार्बन सब में 6 हैं, बट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके हेलोजन लगे हुए हैं। फर्स्ट में 1 हेलोजन लगा है, सेकंड में 2 लग गए, थर्ड में भी फर्स्ट में 1 भी नहीं है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2, बट फोर्थ में 1 ब्रोमीन और 1 chlorine. So first will have the lowest density and fourth will have the highest density. आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन ए। ए ऑप्शन के अंदर 1 less than 2 less than 3 less than 4 दिया है, तो दैट इज योर आंसर। डेंसिटी आपने मोलर मास के बेसिस पे डिसाइड करनी है। एंड नोट डाउन, हायर इज द molar mass of halogen, higher is the molar mass of halogen, higher is the density of aryl halide. Higher will be the density of aryl halide. Is it clear? In this way आपका आंसर बनता है, डेंसिटीज को अरेंज करना था, ऑप्शन ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन 4 में देखिए, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन? यू आर गिवन ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन को बेटा किसके साथ ट्रीट करना है? CuCN के साथ। ब्रोमोबेंजीन को आप रिएक्ट कराओगे विद CuCN इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। आफ्टर दैट फिर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करना है और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना ए। लेट्स राइट द रिएक्शन। आई हैव ब्रोमोबेंजीन, इसको हम किससे ट्रीट करेंगे? CuCN के साथ। CuCN के साथ ट्रीट करोगे तो आपके पास CN लग जाएगा, Br इज रिप्लेस्ड विद साइनाइड, CuBr बाहर, कॉपर 1 साइनाइड डाला था, कॉपर 1 ब्रोमाइड निकल गया। अब बेटा साइनाइड का पहले स्ट्रक्चर देख लो, साइनाइड को हम एक्सपेंड कर देते हैं। साइनाइड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके ऊपर हमने क्या डाला? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रेड्यूसिंग एजेंट है, ये आपके साइनाइड का रिडक्शन करेगा और साइनाइड की रिडक्शन से क्या बनता है? 1 डिग्री अमीन। यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH2NH2। आपने ट्रिपल बॉन्ड खत्म कर देना है, कार्बन को 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को भी 2 हाइड्रोजन, and the product is called as benzylamine. इंपॉर्टेंट बात, इसका नाम है बेंजाइलमीन। ये हमने एल्काइल हैलाइड में पहले भी देखा था। साइनाइड्स ऑन रिडक्शन गिव 1 डिग्री अमीन। ये आपने एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा है, एराइल हैलाइड में भी पढ़ा है।
जब साइनाइड की रिडक्शन होती है बेटा तो 1 डिग्री अमीन आता है, जब आइसोसाइनाइड की रिडक्शन होती है तो 2 डिग्री अमीन आता है। बेंजाइल अमीन आपका प्रोडक्ट। लेट्स कम टू दी ऑप्शंस नाउ। क्या एनिलीन बनेगा? देखो बहुत जल्दी में अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप ए ऑप्शन टिक कर देंगे। बी केयरफुल, जो CuCN डाला है उसने साइनाइड दिया, उसने एक एक्स्ट्रा कार्बन दिया। आपके रिएक्टेंट में 6 कार्बन थे बट प्रोडक्ट में 7 कार्बन, और 7 कार्बन के बाद अमीन बनाना है। सो चेक करिए अपना प्रोडक्ट फिर से, बेंजाइल अमीन। आई मीन टू से सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? So in this way we have to take up alkyl halide reactions, aryl halide reactions. Coming to the next now. So question 5. The reaction of toluene with chlorine in presence of light. ये क्वेश्चन डिफरेंट है। प्रीवियसली आपने टॉल्विन का रिएक्शन किया है क्लोरीन के साथ, बट वो FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ था। नाउ इट इज टॉल्विन एंड क्लोरीन एंड सनलाइट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अब बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब हम क्या क्लोरीन को ऑर्थोपैरा पे अटैच करेंगे या कुछ और प्रोडक्ट बनेगा? देखिए ये रिएक्शन डिफरेंट है। यहां कोई भी हमने हेलोजन कैरियर नहीं डाला है, कोई लुईस एसिड नहीं डाला। AlCl3 FeCl3 इज नॉट गिवन टू यू। दिस टाइम आपको क्या गिवन है? सनलाइट। लाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो क्लोरीन जाके रिंग के ऊपर अटैच नहीं होगी, साइड चेन पे जाके हेलोजन लगेगा प्लस HCl। दिस रिएक्शन इज साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। रिंग के ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, साइड चेन पे किया है। साइड चेन पे CH3 लगा था। सो ये जो एलिलिक क्लोरीनेशन है वो नाम भी हम इसको दे सकते हैं। Why it is being called as allylic chlorination? देखिए डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को एलाइल कहते हैं। हमारे पास ये सिचुएशन था, ये हमारा रिएक्टेंट था टॉल्विन। कैन आई से डबल बॉन्ड से ये नेक्स्ट कार्बन है, ये वाला डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन। सो इट इज एलिलिक क्लोरीनेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजिलिक क्लोरीनेशन। बेंजिलिक पोजीशन पे आपने Cl लगाना है, मतलब साइड चेन पे Cl लगा दिया। प्रोडक्ट को देखिए, ये प्रोडक्ट आएगा CH2Cl। बेंजीन का H नहीं हटाना है क्योंकि बेंजीन के ऊपर अटैक तभी होता है जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो। इलेक्ट्रोफाइल होता है Cl+। यहां इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने वाला कोई नहीं है। AlCl3 आपके पास नहीं है, FeCl3 नहीं है। सो साइड चेन पे सनलाइट ने रेडिकल बना के रिएक्शन करा दिया। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इट इज। अगर आपको इस रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म पूछेगा तो आंसर क्या है? इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गॉट इट? तो बेंजाइल रेडिकल बनेगा। पहले सनलाइट और क्लोरीन मिलेंगे, Cl2 एंड सनलाइट के मिलने से होमोलिटिक फिजन करेंगे हम। होमोलिटिक फिजन से 2 रेडिकल जनरेट हुए। दिस इज कॉल्ड एज होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन का मतलब है कि क्लोरीन क्लोरीन का जो बॉन्ड था वो होमोलिटिक मैनर में ब्रेक हुआ। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को मिला, सेकेंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड क्लोरीन को। सो यू गॉट क्लोरीन। वो बेटा जाके टॉल्विन के ऊपर ये रेडिकल कोलाइड करता है। एज ए रिजल्ट आपके पास बन जाता है बेंजाइल फ्री रेडिकल प्लस HCl। नेम इज बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये जो बेंजाइल फ्री रेडिकल है इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेडिकल्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस है इसके अंदर। इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। हेंस रेडिकल अगर स्टेबल है आपके रिएक्शन का, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो इट विल लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एज अ रिजल्ट आपने Cl को बेंजीन रिंग पे नहीं लगाना, साइड चेन पे लगाना है। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हमने किया तो आंसर इज ऑप्शन ए। थिंग्स आर क्लियर? सिर्फ प्रोडक्ट याद रखना सफिशिएंट नहीं है, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये बेंजिलिक पोजीशन है, क्या इंटरमीडिएट बेंजाइल फ्री रेडिकल है। मैकेनिज्म का नाम पूछें तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलना है। इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखाना है। जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है बेंजाइल फ्री रेडिकल वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने आने चाहिए।
सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिएक्शन। तो कहने का मतलब हमारे पास एराइल हैलाइड फॉर्मेशन, एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन चल रहा है, कब आपने रिंग के ऊपर अटैक कराना है, कब साइड चेन पे कराना है, ये क्लैरिटी होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, increasing order of rate of reaction towards nucleophilic substitution for the following compounds. 3 compounds are given, क्लोरोबेंजीन, उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, उसके बाद आपको गिवन है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो मेन बात याद रखने की ये है कि ये क्वेश्चन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे कमेंट करना है, और एराइल हैलाइड्स do not easily undergo nucleophilic substitution। ये हमने पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनका इतना इजीली नहीं होता है। उसका रीजन है कि यहाँ कार्बन क्लोरीन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस है। फिर आपने इवन ये भी प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि नाइट्रो हेल्प करता है, नाइट्रो अगर अटैच्ड हो तो रिएक्शन हो जाएगा फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और फिर नाइट्रो अगर ज्यादा लगे तो ज्यादा हीट भी नहीं करना पड़ता, लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन होता है। दिस मच यू हैव टेकन अप अर्लियर ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो देखो अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखो तभी आपको पता चलेगा कि किस में नाइट्रो हेल्प कर रहा है, ऑर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे, क्योंकि एक जगह तो यहां मेटा पे लगा रखा है, इसमें ऑर्थो पे लगा रखा है। एज अ रिजल्ट फिर हम मैकेनिज्म लिखेंगे फॉर एराइल हैलाइड। मैकेनिज्म है ArSN2 मैकेनिज्म है बेटा, ठीक है, ArSN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर इन एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, इसमें नाइट्रो हेल्प करता है। देखिए किस तरीके से हम रिएक्शन लिखेंगे। हमारा रिएक्टेंट है बेटा क्लोरोबेंजीन, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव हो सकता है या कोई और भी न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हो। ये न्यूक्लियोफाइल आके इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो इंटरमीडिएट आप देखो, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हम पार्शली ब्रेक कर देंगे एंड कार्बन OH बॉन्ड पार्शली बना देंगे, एंड नेगेटिव चार्जेस कमिंग ऑन दी ऑर्थो पोजीशन। ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया है, ये बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो एकमुलेट होके ऑर्थो पोजीशन पे आ गए। दिस इज द एरो, गॉट इट। तो ये बेटा जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास फर्दर रेजोनेंस के अंडर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बट अगर यहां नाइट्रो लगे हों, अगर ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो लगे होते हैं तो फिर नाइट्रो इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर देता है, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज हम पैरा पे ले आएंगे, Cl एंड OH आर अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन पार्शली। यो एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। आपने अब नेगेटिव चार्ज कहां पे अटैच कर देना है, ऑन दी पैरा पोजीशन। किस तरीके से बॉन्ड मूव हुआ वो देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहां आया तो अगले वाला बॉन्ड एकमुलेट होके पैरा पे चला गया। सो नेगेटिव चार्ज गेट्स accumulated, negative charge gets accumulated on ortho and para positions। ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज अकमुलेट हुआ है, और अगर ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो लगा होता है तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके आपके कार्बन आयन को स्टेबल बना देता है, NO2, या फिर कोई और भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, इवन साइनाइड कैन बी देयर। सो नाइट्रो इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट stabilizes the carbon ion एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आपने देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मेटा पे तो चार्ज नहीं आता। मेटा पे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना तो नेगेटिव चार्ज आता है ना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेटा पे नाइट्रो लगेगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगी, ऑर्थो पैरा पे लगेगा तो रेजोनेंस होगी और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। सो नाइट्रो विल स्टेबलाइज द कार्बन आयन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हेंस rate of reaction becomes fast। Got it? तो नाइट्रो लगा होना चाहिए। मैकेनिज्म पे फिर से आते हैं। हमने मैकेनिज्म
ArSN2 लिखना शुरू किया, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। आपका फर्स्ट स्टेप ये था, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये जो फर्स्ट स्टेप है बेटा, ये स्लो स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप के बाद कार्बन आयन बन रहा है, अगर कार्बन आयन बनेगा तभी प्रोडक्ट आएगा। फिर आप सेकेंड स्टेप देखो, in the second step you have this structure which is stable due to resonance। Cl अब अपने आप से बाहर निकल जाएगा। Cl एक लिविंग ग्रुप है, Cl has to go out, एंड अगर हेलोजन बाहर जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्थो पोजीशन पे थे बेटा, वो अपना डबल बॉन्ड वाली पोजीशन एक्वायर कर लेंगे। एरोमेटिक स्ट्रक्चर इज रीगेन्ड बैक एंड क्लोराइड इज सेपरेटेड आउट, लिविंग ग्रुप हैज टू गो आउट। तो सेकंड स्टेप फास्ट होता है क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है इसने अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो ये मैकेनिज्म था। बट हमारा क्वेश्चन था नाइट्रो क्या काम कर रहा है। नाइट्रो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, मेटा से वो विड्रॉ करेगा बट रेजोनेंस के थ्रू नहीं, मेटा से सिर्फ माइनस आई के थ्रू करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू करेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट तो आप अब देखो क्लोरीन फर्स्ट वाला तो स्लो रेट पे रिएक्ट करेगा क्योंकि उसके पास हेलोजन नहीं है। सेकंड वाले को देखो, सॉरी फर्स्ट वाले के पास नाइट्रो नहीं है। सेकंड को देखिए तो नाइट्रो लगा है बट ऑर्थो पे लगा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। उसके बाद आएगा मेटा, मेटा पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो रहा है बट नॉट थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, रेजोनेंस से नहीं हो रहा तो फिर इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो सी ऑप्शन आंसर सबसे फास्ट रेट पे, और सेकंड कंपाउंड जो कि ऑर्थो है, उसके बाद मेटा वाला, उसके बाद द वन विदाउट नाइट्रो। और एक बात याद रखनी है, नाइट्रो का अगर नंबर ज्यादा, एक की जगह 2 नाइट्रो कर देंगे तो रिएक्शन और भी फास्ट होगा बट ऑर्थो पैरा पे लगे होने चाहिए। गॉट इट। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर अब कम से कम 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये एक था, उसके बाद 7th, 8th, 9th सब क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर है। बी केयरफुल, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ArSN2 मैकेनिज्म का नाम है, मैकेनिज्म भी मैंने लिख दिया। इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत हेल्प करेगा। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 7। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन towards nucleophilic substitution for the following compounds. You are given chlorobenzene and then methyl is attached and then you have another one with methyl but at para position. इसमें मिथाइल ऑर्थो पे लगा रखा है और इसमें मिथाइल पैरा पे लगा रखा है। अब फिर से रेट आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का देना है। सो ArSN2 मैकेनिज्म करेंगे बट कीप इन माइंड मिथाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, और जब यहां पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होना है तो ऑर्थो पैरा पे रिलीज इजी होगा क्योंकि ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस होगा। गॉट इट। सो मिथाइल अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इट कैन शो रेजोनेंस at ortho and para positions. It can show resonance at ortho and para position but not at meta. एक्चुअली तो जो मिथाइल है वो हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है पहले, उसके बाद फिर रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स में रेजोनेंस शो हो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इट कैन शो रेजोनेंस, आप ऐसे लिख सकते हो, इट कैन शो द इलेक्ट्रॉन रिलीज, it can release electrons at ortho and para positions but not at meta. meta पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती, meta पे रेजोनेंस नहीं होती। तो कहने का मतलब जब मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो गए तो यहां पे फिर नेगेटिव चार्ज जो आया था, जो इंटरमीडिएट कार्बन आयन था, उसको ये अनस्टेबल करेगा। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी अभी मैंने मैकेनिज्म दिखाया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में। यहां पे Cl लग जाता है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है और हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है ऑर्थो एंड पैरा पे। अब ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही अगर मिथाइल लगा हो तो मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कार्बन आयन को और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। CH3 रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स and
makes the carbon ion unstable, makes the carbon ion अनस्टेबल, मतलब कि उसके कार्बन आयन के पास नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद इसने और इलेक्ट्रॉन देके नेगेटिव चार्ज को एकमुलेट कर दिया, अनस्टेबल बना दिया। चार्ज का डिस्पर्सल होना चाहिए या चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए, तभी स्टेबिलिटी आती है। रेजोनेंस में स्टेबिलिटी क्यों मिलती है चार्ज को? क्योंकि रेजोनेंस उस चार्ज को स्प्रेड कर देता है ऑन ऑल द 6 कार्बन्स। सो कीप इन माइंड, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, ये मेन पॉइंट है बेटा। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी। अगर चार्ज स्प्रेड हो जाएगा तो स्टेबल बन जाएगा, अगर चार्ज एक ही कार्बन पे अक्यूमुलेट हो गया तो वो अनस्टेबल होता है। तो यहां ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज था, उसके बाद समझ लो ऑर्थो पे मिथाइल लगा तो वो उसको और अनस्टेबल बनाएगा। एज अ रिजल्ट फिर मिथाइल ऑर्थो पे लग गया अगर, तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर स्लो हो जाएगा। ये बेटा स्लोएस्ट रेट शो करेगा ये सेकंड कंपाउंड। उसके बाद सबसे फास्ट तो फर्स्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले के पास मिथाइल नहीं है। एज अ रिजल्ट आप आंसर देखिए तो आपको डी ऑप्शन में आंसर दिखेगा। डी ऑप्शन इज योर आंसर, बिकॉज you will have fast rate of reaction for first compound and then third will come। थर्ड के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, थर्ड पे मिथाइल मेटा पे लगा है, वहां तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। गॉट इट? कैन आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन देखो, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अब बेटा नाइट्रो लगे हैं, एक नाइट्रो या फिर 3 नाइट्रो, और फर्स्ट कंपाउंड में तो एक भी नाइट्रो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नाइट्रो इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रो स्टेबलाइजेस द कार्बन आयन। ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, नाइट्रो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है, उससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज मोर इज द नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स अटैच्ड। मोर इज द नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स अटैच्ड at ortho and para positions, more is the stability of carbon ion। उतना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल होता रहेगा। more is the stability of carbon ion, hence faster is the rate of reaction। faster is the रेट ऑफ रिएक्शन। गॉट इट? सो आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें अब हम चेक करते हैं हमारी ऑप्शंस। ऑप्शंस देखो बेटा, नाइट्रो 3 लगे हैं थर्ड कंपाउंड में, तो ये फास्ट रेट पे रिएक्ट करेगा। उसके बाद आएगा सेकंड में एक नाइट्रो लगा है, उसके बाद आएगा फर्स्ट में तो एक भी नाइट्रो नहीं लगा है। सो डी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन में फर्स्ट वाला कम रेट पे, सेकंड वाला फास्ट रेट पे, थर्ड वाला फास्टेस्ट रेट पे। बट ये याद रखो कि नाइट्रो मेटा पे लग गया अगर, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। यहां फिर से मिथाइल लगे। ये 4 के 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं। यू आर हैविंग मिथाइल अटैच्ड एट पैरा पोजिशन, देन मिथाइल अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा। अगेन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें देना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ऑर्डर लिखना है। यू आर गिवन कंपाउंड नंबर 1 विदाउट क्लोरीन। सो सेम बात, मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लाइक मिथाइल और इथाइल। ज्यादा ग्रुप्स अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ठीक से, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे असर पड़ता है, कार्बन आयन अनस्टेबल बन जाता है। मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लाइक मिथाइल, लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। वो बेटा कार्बन आयन को डीस्टेबलाइज कर देगा। एज अ रिजल्ट फिर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स स्लो, हेंस
rate of reaction becomes slow। तो ऑप्शंस देखो, अब आपके पास मिथाइल लगे हैं 2 और एक ऑर्थो और पैरा पे, ऐसा भी नहीं है कि मेटा पे लगाया हो, ऑर्थो पैरा पे, मतलब कि थर्ड कंपाउंड तो सबसे कम रेट पे रिएक्ट करेगा और फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा फर्स्ट वाला, सेकेंड विल कम इन बिटवीन। आपका आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर? सो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में रिलीजिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप आपने देख लिया और उनका पोजीशन भी इंपॉर्टेंट था। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू गिव, दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन। नाउ सिल्वर बेंजोएट का पहले मैं रिएक्शन लिख रही हूं, फिर आप देखना साइंटिस्ट का नाम अगर आपको याद आता है, C6H5 COOBr, सिल्वर बेंजोएट। बेंजोइक एसिड का एक एच हटा दिया और हमने ब्रोमीन लगा दी। इट इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन, और बेटा सॉल्वेंट होता है CCl4। सिल्वर बेंजोएट, नॉट ब्रोमो, ब्रोमीन नहीं लगाना था, सिल्वर लगाना था, सॉरी। ठीक है, यू हैव टू अटैच Ag। सिल्वर बेंजोएट लिया और फिर Br2 एंड CCl4 ऐड कर दिया, यू विल गेट द प्रोडक्ट C6H5Br प्लस AgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 1 carbon is removed out in the form of carbon dioxide। Look at the reaction। ये है आपका बेंजीन स्ट्रक्चर, ऊपर मैंने COAg लगा दिया। सिल्वर बेंजोएट इज द नेम। सिल्वर बेंजोएट को जब हम ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये रिएक्शन एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। एक कार्बन कम होता है, वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा। ब्रोमोबेंजीन आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट आ रहा है? ब्रोमोबेंजीन। आई मीन टू से डी ऑप्शन। गॉट इट? तो ये बेटा एक नेम्ड रिएक्शन है। इट इज हुन्स-डीकर रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एज हुन्स-डीकर रिएक्शन। ये प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स का मेन रिएक्शन है। कभी हमें एल्काइल या एराइल हैलाइड बनाना हो विद 1 लेस कार्बन, तो ये मेथड यूज किया जाता है। इवन एल्काइल हैलाइड में भी यूज हो जाएगा। CH3COOAg, लेट्स से मैंने लिखा सिल्वर एसीटेट, इट इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन एंड CCl4, then 1 carbon will be reduced again, CH3Br plus AgBr plus कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका रिएक्शन हो गया हुन्स-डीकर। गॉट इट? सो आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हमारे चैप्टर में काफी रिएक्शन है। इवन फिंकलस्टीन आया था, हुन्स-डीकर आ रहा है और स्वार्ट्स रिएक्शन है। ये सब रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू नो नेम्ड रिएक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following reaction benzene plus chlorine product is AlCl3, in presence of AlCl3 product is beta chlorobenzene, the species that attacks the benzene ring is। देखो ये क्वेश्चन आपने पहले देखा है, उसमें मैकेनिज्म पूछा गया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक है, बट यहां आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, अटैक कौन करता है बेंजीन के ऊपर। अटैक कौन करता है? Cl माइनस या Cl प्लस या AlCl3 या AlCl4 माइनस। दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको याद होना चाहिए AlCl3 या FeCl3 डाले क्यों जाते हैं? ताकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो। अपने आप से तो क्लोरीन में से कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता, अपने आप Cl2 बॉन्ड टूट नहीं जाएगा। AlCl3 जब हम डालते हैं तो ये AlCl3 एक हैलोजन को ले जाएगा and you are left with Cl plus. This Cl plus is electrophile. Cl plus is electrophile. Got it? तो AlCl3 is a Lewis acid. इसके पास बेटा एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये Cl के ऊपर, Cl2 के ऊपर अटैक करता है और एक क्लोराइड को निकाल लेता है। एज ए रिजल्ट Cl प्लस जनरेट हो जाता है। ये Cl प्लस का नाम क्लोरोनियम आयन, इट इज कॉल्ड एज क्लोरोनियम आयन। ठीक है, तो ये जाके फिर
बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। तो पहला स्टेप तो था जो अभी तक हमने लिखा, इसका नाम आप लिख सकते हो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अपने आप से ये रिएक्शन नहीं होता। अगर AlCl3 ना हो, हम मिक्स कर देते हैं बेंजीन और क्लोरीन को, तो प्रोडक्ट कभी भी नहीं आएगा। यू आर गिवन Cl+ नाउ, Cl+ आपने जनरेट कर लिया, उसके बाद ये जो Cl+ है ये जाके इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ये जाके बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो फिर हम क्या जनरेट करा देंगे, इंटरमीडिएट, ये आपके पास Cl लगाया, एरिनियम आयन जनरेट होगा। एक हाइड्रोजन तो पहले से थी, लेट्स मेक दिस बॉन्ड्स पार्शियल, कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनाने। हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड पार्शली टूटना शुरू हो जाता है और क्लोरीन का बॉन्ड पार्शली बनना शुरू हो जाएगा, और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड था ना जो बेटा, इसको मैंने ब्रेक किया है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैंने टॉप मोस्ट पोजीशन पे लगा दिए, वहां पे Cl+ आ गया। Cl+ को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और इसको एरिनियम आयन भी कहते हैं। ये आपने प्रीवियस वीडियोस में भी क्वेश्चंस में देखा था। एंड इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हेंस सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो आप फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि पैरा पोजीशन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर Cl एंड H, एंड पैरा पे कर दो पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अपना फिक्स हो गया। नेक्स्ट पोजीशन में ये फिर बॉन्ड टूटता है इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। एज अ रिजल्ट हमारे पास ऑन द नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। राइट तो ये आपका स्लो स्टेप था, ये स्लो स्टेप है। पहले स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे स्टेप का नाम अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो थर्ड स्टेप के अंदर बस लॉस ऑफ H+ होना है एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट, लॉस ऑफ H+। नंबर 3, लॉस ऑफ H+ के बाद आपके पास एरोमेटिक सिस्टम वापस आ जाएगा। तो ये दोनों मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का भी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का भी अगर क्लियर है तो आप सब तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये मैंने इंटरमीडिएट बना दिया, एरिनियम आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया है। उसके बाद बेटा लॉस ऑफ H+ हम दिखाएंगे एंड द प्रोडक्ट इज क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज द प्रोडक्ट। राइट, ये फास्ट स्टेप है क्योंकि इसके H+ के जाने के बाद एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है। एज अ रिजल्ट आंसर बनता है Cl+। कहने का मतलब सिर्फ अगर आप रट लो कि Cl+ इंटरमीडिएट है उससे सफिशिएंट नहीं है। Cl+ इज द इलेक्ट्रोफाइल, बट एक एक स्टेप लर्न करना है क्योंकि और स्टेप्स में से भी क्वेश्चन आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? Carbon chlorine bond in chlorobenzene is more polar than carbon chlorine bond in methyl chloride। क्या क्लोरोबेंजीन के अंदर पोलर बॉन्ड है, मतलब मोर पोलर है? चेक करते हैं क्लोरोबेंजीन का सिचुएशन। ये है बेटा, क्लोरोबेंजीन में लोन पेयर है जो क्लोरीन के ऊपर, वो रेजोनेंस शो करता है ड्यू टू +m इफेक्ट। ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड डबल बॉन्ड एक्वायर करता है कार्बन क्लोरीन के अंदर, ये सिचुएशन आ जाती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर लिखते हैं तो यहां डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, क्लोरीन के ऊपर 3 की जगह 2 लोन पेयर बनाने हैं और पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज यहां आ जाता है। तो बेटा ये जो डेल्टा पॉजिटिव था, ये डेल्टा पॉजिटिव तो क्लोरीन ने खुद ही स्पॉइल कर दिया। क्लोरीन ने -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, एज अ रिजल्ट क्लोरीन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आता है। बट वही क्लोरीन, क्योंकि सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो वही की वही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है थ्रू +m इफेक्ट, विच इज कॉल्ड प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। एज अ रिजल्ट डेल्टा पॉजिटिव स्पॉइल कर दिया है, टू सम एक्सटेंट डेल्टा पॉजिटिव को कम कर दिया। हेंस क्लोरोबेंजीन इज
लेस पोलर, क्लोरोबेंजीन इज लेस पोलर देन एल्काइल हैलाइड्स। तो ज्यादा पोलर नहीं होता है। आप इसका डायपोल मोमेंट चेक भी कर सकते हो। क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट 1.69 डेबाई है, जबकि एल्काइल हैलाइड्स जैसे कि मिथाइल क्लोराइड का दिया हो तो ये 1.99 अप्रोक्सीमेटली 2 डेबाई होता है। ठीक है, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज मोर पोलर लिखा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई, ये करेक्ट नहीं है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड किसका पोलर ज्यादा है? एल्काइल हैलाइड का, ना कि एराइल हैलाइड। लेट्स कम टू बी ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस चेक करते हैं। क्लोरोबेंजीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेस रेडिली देन मिथाइल क्लोराइड, दैट इज करेक्ट। हमने बार बार देखा है कि क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड हो जाता है, रेजोनेंस हो जाती है, उससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो हो जाते हैं। अगर न्यूक्लियोफिलिक फास्ट करना है तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए, ये सब आपने देखा। सो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। लेट्स कम टू थर्ड स्टेटमेंट। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने का पॉइंट है। सी ऑप्शन देखिए, क्लोरोबेंजीन के अंदर बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। आपने अभी अभी देखा था, क्लोरीनेशन करते हैं तो ऑर्थोपैरा पे लगता है। इसी तरह अगर हम बेंजीन के साथ कंपेयर करें, इन दोनों में हमें क्या कंपेयर करना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दोनों में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंपेयर करने हैं, तो कौन फास्ट रेट पे करता है? कीप इन माइंड, क्लोरीन के अंदर -I बहुत डोमिनेटिंग इफेक्ट है। -I ऑफ हेलोजन इज अ डोमिनेटिंग इफेक्ट। हेंस क्लोरोबेंजीन का जो रिंग है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है बेंजीन के कंपैरिजन में। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरोबेंजीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट क्लोरोबेंजीन में -I हो रहा है, क्लोरोबेंजीन में +M भी हो रहा है। +M की वजह से ही ऑर्थोपैरा पे जाके इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है, बट -I जो है बेटा हेलोजन का, वो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। एज ए रिजल्ट, सो वी कैन राइट क्लोरोबेंजीन undergoes electrophilic reactions at a lesser rate. Electrophilic substitution at a slower rate as compared to benzene. So C option भी correct था, C important था. Let's come to D option. Carbon chlorine bond in chlorobenzene is shorter than carbon chlorine bond in मिथाइल क्लोराइड, दैट इज ट्रू। अभी अभी आपने देख लिया है, यहाँ स्ट्रक्चर बना भी हुआ है, अभी भी बना हुआ है। ये मॉलिक्यूल को देखो, कार्बन क्लोरीन के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि रेजोनेंस होती है, तो बॉन्ड लेंथ भी 169 पिकोमीटर हो जाती है। यू कैन मेंशन हेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज 169 पिकोमीटर, जबकि यही बॉन्ड लेंथ अगर मिथाइल क्लोराइड में देखोगे तो 177 पिकोमीटर है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ। इन योर सब्जेक्टिव पेपर ये बॉन्ड लेंथ आपको खुद से लिखनी होंगी, यू हैव टू लर्न देम। एंड डाइपोल मूवमेंट फॉर क्लोरोबेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड भी पता होना चाहिए। एनीवे, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला था विच इज रॉन्ग, सो ओनली ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑल अदर आर करेक्ट। क्लियर? Coming to the next now, question number 13, we have to match the structures. Now again questions are from NCERT exemplar, all 15 questions. Match the structure given in column 1 with column 2 with the class of compound. column 1 में structure दिया है, column 2 में class of compound लिखा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है फर्स्ट वाला। The very first is isopropyl chloride and it is alkyl halide. तो alkyl halide पे इसको टिक कर दो, ये alkyl halide है, मैच कर देते हैं। दूसरा जो है वो एलाइल क्लोराइड या एलाइल हैलाइड, आपको बताया था डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे जब हेलोजन लगता है तो वो एलाइल बोला जाता है। एलाइल इज रिटन इन डी ऑप्शन, सो आपका सेकंड वाला जाके डी पे मैच हो गया।
थर्ड पे आते हैं, क्लोरोबेंजीन इज गिवन। क्लोरोबेंजीन मतलब हेलोजन इज अटैच टू एरोमेटिक रिंग, ये एराइल हैलाइड है। लास्ट कंपाउंड इज विनाइल क्लोराइड, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसके ऊपर अगर हेलोजन लगेगा दैट इज विनाइल, दिस इज विनाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज विनाइल ग्रुप। एंड इफ आई हैव डबल बॉन्ड एंड देन उसके आगे कार्बन, तो ये बेटा एलाइल ग्रुप है। एक हो गया विनाइल, एक हो गया एलाइल, और बेंजाइल भी याद होना चाहिए, C6H5 के ऊपर CH2 लगता है। कमिंग टू द कंपैरिजन ऑफ ऑप्शंस नाउ, फर्स्ट हमने जाके B से अटैच किया और सेकंड हमने D से कर रखा है, थर्ड वन इज अटैच टू A एंड फोर्थ इज अटैच टू C, फोर्थ वन C से अटैच्ड है, एज ए रिजल्ट A ऑप्शन इज द आंसर। गॉट इट? तो आपने इनको मैच करना था। Let's come to the next question now. Question number 14. Match the columns in the compounds given in column 1 with the class of compounds in column 2. तो देखो सेकेंड केस में बेटा यहां पे रिएक्शंस लिखे हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, आपको वो रिकॉग्नाइज करना है, मतलब मैकेनिज्म देखना है। फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, द वेरी फर्स्ट में क्या क्या ऐड किया हुआ है, क्लोरोबेंजीन के ऊपर FeCl3, सो क्लोरीन अटैच हो रहा है, Cl2 ऐड किया, FeCl3 ऐड किया, आपके पास ऑर्थो पे Cl लग रहा है, उसके बाद पैरा पे भी लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर। आफ्टर दैट देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिर्फ ऑर्थो पे लगाया है, सेकंड में ऑर्थो पैरा दोनों पे लगा दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो हो गया ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन इसको बोल सकते हैं। अभी अभी हमने इसका मैकेनिज्म भी किया था। सेकंड देखो, सेकंड नंबर पे यू आर गिवन प्रोपीन, उसमें HBr ऐड कर रहे हैं। ये देखो हम अगर सेकंड को एक्सप्लेन करें, फर्स्ट वाला तो कई बार एक्सप्लेन हो चुका है, यू आर गिवन प्रोपीन, इसमें अगर हम बेटा HBr ऐड करते हैं, मार्कोनिकॉव्स एडिशन आप करते हो और Br आप लगा देते हो सेंटर वाले कार्बन पे, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्कीन्स के ऊपर एडिशन होती है जबकि बेंजीन के ऊपर सब्सटीट्यूशन होती है, एंड प्रोडक्ट विल बी गवर्न्ड बाय मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। तो सेकेंड वाला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कीप इन माइंड। एल्कीन देखते हैं अगर जब हम, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, चेक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहां लिखा है, सेकंड को आपने अटैच करना है विद C, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। थर्ड पे आते हैं, थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयोडीन को हटा दिया, OH को लगा दिया। सो थर्ड को देखिए बेटा, जो आयोडीन है वो बेंजीन रिंग पे नहीं लगी थी, एरोमेटिक सिस्टम पे अटैच नहीं है, वो साइड चेन पे अटैच्ड है। तो साइड चेन का जो कार्बन था वो डेल्टा पॉजिटिव था और वो आयोडीन हट के OH अटैच हो रहा है, मतलब कि ये हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। कीप इन माइंड यहां रिएक्शन साइड चेन पे है ना कि एरोमेटिक सिस्टम पे। अगर आप फोर्थ को देखते हो, फोर्थ पे आओ, Cl इज अटैच्ड एंड OH इज कमिंग। अब Cl बेंजीन रिंग पे है और नाइट्रो हेल्प भी कर रहा है, NaOH आपने डाला, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल एंड क्लोराइड विल गो आउट, क्लोराइड विल बी द लिविंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। तो C और D को मैं नीचे लिख रही हूं बेटा, थर्ड और फोर्थ को। थर्ड वाला देखिए, थर्ड का रिएक्शन क्या था, हमारे पास ये सिचुएशन था, बेंजीन रिंग एंड देन CH, आयोडीन एंड CH3 ये अटैच थे, NaOH आपने डाला, OH नेगेटिव जाके कहां अटैक करता है, इस डेल्टा पॉजिटिव के ऊपर। ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है और रेजोनेंस इसको स्टेबल भी कर रही है, बेंजीन रिंग से उसको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मिल रहा है। एज अ रिजल्ट साइड चेन पे रिएक्शन हुआ, साइड चेन पे हम क्या करेंगे, आयोडीन की जगह OH लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये रिएक्शन तो बेटा SN1 है, इसमें तो कोई इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटायन जो कि बेंजीलिक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप इंटरमीडिएट देखना चाहोगे अगर, तो ये स्ट्रक्चर है, ये आपका रिएक्टेंट था, आयोडीन मैंने हटा दिया है, उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, दिस इज द इंटरमीडिएट एंड इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो मतलब कि
SN1 रिएक्शन करना है, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग को कुछ भी नहीं करना, साइड चेन पे रिएक्शन करना है। अब फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में तो नाइट्रो लगा है जो कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। फोर्थ रिएक्शन का ये सिचुएशन, वी हैव बेंजीन रिंग एंड वी हैव क्लोरीन एट द टॉप एंड नाइट्रो अटैच्ड एट द पैरा पोजीशन। NaOH का OH नेगेटिव आता है और वो रिंग वाले रिएक्शन, रिंग वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन का फुल मैकेनिज्म हमने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, ArSN2 नाम दिया था। ArSN2 क्या मतलब, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर। दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, आपके सबस्ट्रेट के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। सो कहने का मतलब आपने फोर्थ वाले को A से अटैच किया। एज अ रिजल्ट आंसर चेक करते हैं। अब आंसर बेटा C ऑप्शन बनेगा। 1 इज गोइंग टू बी, सेकेंड को हमने C से अटैच किया, थर्ड को अटैच किया D से, एंड फोर्थ इज द A। मतलब मैकेनिज्म अगर समझ में आए, रिएक्शन देखते ही व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इट इज, देन द चैप्टर इज क्लियर टू यू। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, मैच द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विद द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 में हमें दिया है क्लोरएम्फेनिकोल, थायरोक्सिन, क्लोरोक्विनीन, क्लोरोफॉर्म, और राइट साइड पे कुछ कुछ मैच होता है, मलेरिया, एनेस्थेटिक, टाइफाइड फीवर और ग्वाइटर। तो देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एल्काइल एराइल हैलाइड के प्रैक्टिकल यूज के ऊपर है। ठीक है, तो आप देखिए जो बेटा फर्स्ट है क्लोरएम्फेनिकोल, इट इज अ मेडिसिन टू क्योर थायराइड फीवर। ये 4 हमारा जो कॉलम 1 में 4 स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स। उनके स्ट्रक्चर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्लोरएम्फेनिकोल हैज अ बिग स्ट्रक्चर, उसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंडर ये स्ट्रक्चर आता है, बट इस सेशन में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर भी डिलीट हो गया है। यू सिंपली लर्न दैट इट इज हैविंग अ बिग स्ट्रक्चर विद सम हैलोजन अटैच्ड ऑन एरोमेटिक रिंग एंड सम अदर फंक्शनल ग्रुप कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। कोई सब्स्टिट्यूएंट लाइक नाइट्रो और NH2 कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट, राइट। तो क्लोरएम्फेनिकोल टाइफाइड फीवर के लिए यूज होता है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन बेटा एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से सेक्रीट होता है हमारी बॉडी के अंदर, और ग्वाइटर के साथ इसको लिंक करेंगे। ग्वाइटर होता है स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है थायरोक्सिन के इम्प्रॉपर लेवल से। थायरोक्सिन इज अ हार्मोन विच इज जनरेटेड इनटू द ब्लड बाय द थायराइड ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन इज ए मेडिसिन टू क्योर मलेरिया। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन यूज होती है। क्विनीन तो आप जानते ही हो, बहुत पुराने टाइम से क्विनीन यूज हो रही है फॉर द क्योर ऑफ मलेरिया। एंड लास्ट कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेटा एक एनेस्थेटिक एजेंट है। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। इट इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया, इट इज एनेस्थेटिक एजेंट। ठीक है, तो एनेस्थीसिया है, सर्जरी के टाइम पे दिया जाता है, बट एक बात का बहुत ध्यान रखना होता है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गया तो ये पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वो पॉइजनस गैस का नाम है फॉस्जीन। तो आज के टाइम पे तो इसका यूज एज एनेस्थीसिया बैन कर दिया गया है, बट अर्लियर एनेस्थीसिया के टाइम पे हम क्लोरोफॉर्म यूज करते थे। बट इंपॉर्टेंट बात क्लोरोफॉर्म के साथ साथ ये है कि ऑक्सीजन और सनलाइट की प्रेजेंस में ये फॉस्जीन में कन्वर्ट होता है। तो क्लोरोफॉर्म बॉटल्स को सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं लाया जाता, तब तो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ एनेस्थीसिया। सो 1-2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो कि लर्न करने थे। लेट्स मैच द आंसर नाउ आउट ऑफ ABCD। फर्स्ट वाला बेटा हमने मैच किया है C के साथ, सेकंड हमने मैच किया D के ऊपर, थर्ड वन इज A मलेरिया का मेडिसिन, फोर्थ वन इज क्लोरोफॉर्म विच इज एनेस्थेटिक एजेंट। सो आंसर बनता है ऑप्शन B, राइट। तो ये पूरा डिटेल था चैप्टर के लास्ट में। ये भी आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर के अंदर ये पूछा गया है कि कौन कौन सी मेडिसिन कहाँ यूज होती है या हार्मोन कहाँ यूज होता है। सो ईच एंड एवरी पॉइंट वॉज इंपॉर्टेंट। So that is all for the chapter. नेक्स्ट वीडियो में बेटा हमारे पास चैप्टर होगा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर।
अल्कोहल फिनोल ईथर के चैप्टर में भी इसी सीक्वेंस में काम करेंगे, पहले प्रेपरेशन के ऊपर, फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर. फर्स्ट वीडियो अल्कोहल्स का आएगा, सेकेंड वीडियो विल बी ऑन फिनोल्स. सो टिल द टाइम वी मीट, keep practicing, revise alkyl and aryl halides, write down the named reaction in a separate notebook and write down the mechanisms also in the separate notebook of named reaction. जो named reaction की notebook है उसी में mechanisms भी लिख लो. particularly अभी जो question किया, ये question number 14, that is important. ये सारे mechanisms की list एक question के अंदर tabulate करी हुई है. so यहाँ से आप revise कर सकते हो. okay?